गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ बाय संदीप सर में। जैसा कि आपको पता है कि आपको मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं और काफी अच्छे से आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ये हमारी कोई सिलेबस की क्लास नहीं रहेगी, कोई हमारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हम क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हमको पढ़ाई करनी है और कैसे हमको साइंस को पढ़ना है, तो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की, तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है बेसिकली। तो जो 3 टाइप होते हैं इसके, तो उसमें सबसे पहले हमारी भौतिक विज्ञान आती है, जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। वैसे तो तीनों ही साइंस इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर रेलवे के अकॉर्डिंग, अगर हम रेलवे की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट साइंस पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको केमिस्ट्री यहाँ पे बताई जाएगी, उसके बाद बायोलॉजी बताई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइंस किस किस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, इनके एग्जाम भी लॉकडाउन के बाद पॉसिबल हो सकते हैं अगर कराए जाएं तो। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो इसमें साइंस का जो वेटेज होता है वो 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, 25 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 25 मार्क्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का इसमें रेशो रहता है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है पेपर पे, किस पेपर में कितना वेटेज है। वैसे फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में भी आपको साइंस देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस का आपको पता है कि फॉर्म फिल हो चुका है और लॉकडाउन के बाद हो सकता है इसका पेपर भी कराया जाए। और इसमें क्या है कि इसमें प्री और मेंस 2 एग्जाम होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपने फॉर्म फिल किया है, तो 2 एग्जाम होने वाले हैं। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में इसमें 40 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। तो अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डीआरडीओ एमटीएस का प्री में 35 मैथ रहेगा, 35 रीजनिंग रहेगा और 30 की जीके रहेगी। तो अगर मेंस में बात करें तो मेंस में 40 क्वेश्चन है, काफी अच्छा वेटेज रहने वाला है साइंस का। तो आपको डीआरडीओ एमटीएस आपका पूरा कवर किया जाएगा। यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लासेस कराई जाएंगी। ठीक है, और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो वेटेज 1-2 क्वेश्चन का रहता ही है, बट दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की अगर हम बात करते हैं, मिनिस्ट्रियल की जो मिनिस्ट्रियल को अगर छोड़ देते हैं तो रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की 12th पीसीएम से वैकेंसी निकली हुई है और फॉर्म भी उसका फिल किया जा चुका है। तो उसमें भी 25 क्वेश्चन साइंस के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम एसएससी के सभी एग्जाम की बात करते हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, इस सभी एग्जाम में साइंस जीके का पोर्शन कम होता है, बट साइंस के फिर भी अगर सीजीएल की बात करते हैं तो उसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो उसमें क्या 200 मार्क्स का पेपर होता है, बट 100 क्वेश्चन होते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जीके के देखने को मिलेंगे। 25 में से भी आपको अगर बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या फिर लेखपाल पटवारी, बीडीओ, कोई भी अगर यूपी का एग्जाम है तो उसमें भी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीपीएससी में भी आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो इसमें भी साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और वो जो साइंस के क्वेश्चन रहते हैं ना, जो अगर नॉन टेक एग्जाम की बात करते हैं हम, अगर दिल्ली पुलिस, मिनिस्ट्रियल को छोड़ते हैं और डीआरडीओ को और रेलवे को, तो इन सब में ना साइंस के एकदम बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो एकदम बेसिक रहेंगे, आप इजिली उनको कर सकते हैं सॉल्व। तो दोस्तों, मैं आज आपको भौतिक विज्ञान स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, और मैं आपको आज उसके टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। जो ये 7 मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ना, तो ये तो 7 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और भी काफी फिजिक्स के टॉपिक हैं,
बट ये 7 टॉपिक वो हैं जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अगर आप रेलवे की बात करते हैं ना, ग्रुप डी की, अगर आप इन 7 टॉपिक को पढ़ के जाते हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद 7 टॉपिक को पढ़ के जाइए, तो इनसे भी आपको लगता है कि आपको 80% आप क्वेश्चन आप इजिली बना लेंगे इन 7 टॉपिक से। ये वो टॉपिक हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लाइट रहेगा। मतलब ये मैंने टॉपिक 7 लिखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कोई और भी टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करवाना चाहते हैं जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है साइंस में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो साइंस हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सबसे अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी चीज रटने के लिए नहीं बोला जाएगा। जो साइंस आपको बताई जाएगी ना, उसको आपको ऐसे बताया जाएगा, मेरे साथ साथ आप मतलब अगर बाद में कभी भी आपको रिवाइज एक बार करना पड़ेगा, जो यहाँ पे नोट्स बनाओगे ना, साथ के साथ आपको लिखना होगा, जैसे जैसे मैं बोलूंगा नोट करवाऊंगा, फॉर्मूला भी नोट डाउन करवाऊंगा, ठीक है, फैक्ट भी लिखवाऊंगा। तो वो आप अपनी एक हैंड नोट्स बनाएंगे, उसमें आप की पॉइंट्स लिखेंगे, बस उसको लिख के और आप उसी का रिवीजन करेंगे, वो आपका इनफ रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहला टॉपिक है लाइट। प्रकाश की हम बात करते हैं, तो इस प्रकाश में जो टॉपिक रहने वाले हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं ना आपके दिमाग में कि जो सिक्का होता है वो पानी में, जो अगर आप उसे पानी के गिलास में डाल देते हैं तो वो उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, ठीक है, उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, यहाँ आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि दोस्तों ये मतलब होता कैसे है, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं, ये हमारा बीकर लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में क्या है, पानी भरा हुआ है। आपको मतलब चीजें ऐसी बताई जाएंगी कि आपको मतलब याद रहेंगी, अगर आपको से कोई भी क्वेश्चन करेगा ना प्रैक्टिकली, आप उसको इजीली बता सकते हैं, मतलब रटने वाली कोई चीज रहेगी नहीं यहाँ पे। सपोज करो मैं आपको बताता हूँ कि सिक्का कैसे उठा हुआ दिखाई देता है, आपको शायद ही आपको ये चीज पता होगी जिसने भी पहले साइंस पढ़ी है, ठीक है। ये तो सबको पता होता है कि ये अपवर्तन के कारण उठा हुआ होता है, बट ये नहीं पता होगा कि ये मतलब होता क्या है एक्चुअल में। अगर एक बार आपको ये पता लग जाए ना कि ये होती क्यों है चीजें ऐसे, तो आपको फिर ना मतलब रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। सपोज करो ये हमारा कॉइन है, ठीक है, ये हमारा कॉइन है, हमने डाल दिया ये पानी की बोतल में। तो होता क्या है कि सबसे पहले कोई भी चीज अगर हमको दिखाई देती है ना, ये हमारी आंख है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो उस पर लाइट पड़ने के बाद वो हमको दिखाई देती है। सपोज करो कि अगर मुझे ये व्हाइट ये दिख रहा है ना लिखा हुआ, तो इस पे पहले लाइट पड़ रही है, उसके बाद लाइट पड़ने के बाद मेरी आंखों पे आ रही है। तो ये हमारा देखने का एक तरीका होता है, वो आपको मतलब डिटेल में बताया जाएगा आपके टॉपिक में, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में चीजें होती कैसे हैं। तो ये है, तो कोई भी हम ये रेज लिख लेंगे, इससे ये रेज ऐसे जाएंगे, ठीक है, सपोज करो ये, ठीक है। अब ये हो गया, ये पूरा फिल है पानी से, ठीक है, इससे रेज चली ऐसे, ये रेज इससे चली, तो ये क्या है हमारा, अगर हम बात करते हैं, 2 मीडियम हम आपने सुने होंगे, एक होता है सघन मीडियम, एक होता है विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम वो होता है जो हल्का होता है, मतलब ये डेंस है, तो ये हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। और ये हमारा इधर ये एयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो ये कौन सा माध्यम है, विरल, ये विरल माध्यम है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारी लाइट यहां से गई, तो निकलने के बाद में क्या होगा ना, ये जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ना, इसको छूट मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे ये डेंस थी, और निकलने के बाद में क्या होगा कि ये यहाँ से मतलब दूर जाती हुई ऐसे प्रतीत होगी, मतलब ये हमारी आंखों पे न जाके मतलब साइड को तिरछी हो जाएगी। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना कोई भी चीज, तो वो अपने मीडियम से ना मतलब दूर हट जाती है, मतलब एक्चुअल में जाना चाहिए था अगर इसको ऐसे, तो ये दूर हट जाती है। फिर यहां से जो ये रेज आती है ना, ये ऐसे, फिर ये जो रेज होती है ना, ये क्योंकि दूर हट गई है, तो यहाँ ये हमें इसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तभी आपने क्वेश्चन सुना होगा कि जैसे मछली अगर तालाब में है, आपको उसको मारना है, तो आपको निशाना कहाँ लगाना चाहिए, जहां आपको मछली दिख रही है, अगर वहां आप निशाना लगा देंगे तो मछली जहां एक्चुअल में है वहां आपको दिख ही नहीं रही है। तो वो कॉन्सेप्ट सारे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मतलब ये सारे, ये इमेज यहाँ बनता है, इसके पीछे लॉजिक ये होता है क्योंकि लाइट हमारी मीडियम यहाँ पे चेंज कर रही है। तो ऐसे ही मतलब आपको जो टॉपिक बताए जाएंगे ना, वो काफी डिटेल में रहेंगे।
मतलब मुझे लगता नहीं है कि एक बार आपको पढ़ने के बाद में फिर से अगर आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़ने के बाद में अपनी नोट अच्छे से बना लेते हैं, नोट अच्छे से बनाने के बाद में आप उसी को बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, जब तक आप उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर ले। मतलब एक दिन रिवाइज किया, उसके 4-5 दिन बाद फिर वो टॉपिक रिवाइज कर दिया। तो रिवाइज अगर करते रहेंगे ना, तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप एमसीक्यू या तो प्रीवियस ईयर उठा लीजिए किसी भी एग्जाम के, या फिर आप एमसीक्यू की कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें एमसीक्यू के क्वेश्चन हो, आप उनसे क्वेश्चन लगाइए। मतलब करना क्या आपको, जैसे आपने लाइट पढ़ा, तो लाइट जो है काफी बड़ा चैप्टर रहेगा, इसमें हम ये रिफ्लेक्शन ये होगा। उसके बाद हम लेंस एंड मिरर इसी में पढ़ने वाले हैं, इसको ऑप्टिक्स बोल देते हैं बेसिकली। इसमें हम लाइट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेंस एंड मिरर को भी इंक्लूड कर देते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो पता है इसमें रेलवे में क्वेश्चन आते हैं कि इमेजेस को रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम सपोज करो, अगर हमारी वस्तु है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे हमारा, इसको बोलते हैं पोल, ये बोलते हैं इसको फोकस, ये बोलते हैं सेंटर, यहाँ पे इन्फिनाइट बोल देते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन बनते हैं, सपोज करो वस्तु हमारी इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखी है, सपोज करो ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं काफी। तो इसको मतलब क्या करते हैं स्टूडेंट, मतलब इसको रटते हैं कि यहाँ होगा तो यहाँ बनेगी। इसको रटना नहीं है, एक बार ये कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब 30 से 40 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको लेंस की इमेजेस ना आपके दिमाग में रहेंगी हर टाइम। आपको सोते हुए भी अगर कोई नींद में पूछ लेगा ना, तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। तो ऐसे मतलब पढ़ना होगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो रेलवे क्वेश्चन पूछता है ना, अगर आप रेलवे ने आपने मतलब ग्रुप डी का अगर एग्जाम दिया हो, तो आपका पता होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े हटके पूछते हैं सभी से। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा मतलब सबसे एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई साइंस बहुत आसान है या कोई भी सब्जेक्ट आसान है, मैथ एंड रीजनिंग, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर उसका क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको बैठ के सॉल्व करिए। आपको पता लग जाएगा कि कितना सब्जेक्ट आसान रहेगा। क्योंकि जो रेलवे पूछती है ना, थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछती है साइंस की, बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। तो बात करते हैं, ये हमारा लाइट हो गया। उसके बाद वेव्स के बारे में बात करते हैं, तरंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम तरंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहले रहेगा, वेव्स में 2 प्रकार रहते हैं वेव्स के। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको जो हमारी जो सनलाइट है ना हमारे अर्थ पे आ रही है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह आती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स, जिसको हम यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वेव के टाइप्स तो पढ़ते नहीं है, वो डायरेक्ट क्या पहुंच जाते हैं, साउंड पे पहुंच जाते हैं। जो साउंड निकल के आया है ना, वो वेव्स के टाइप से ही आया है। साउंड क्या है, एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये मैकेनिकल वेव्स का एक टाइप होता है। तो डायरेक्ट आपको साउंड पे नहीं पहुंचना है, आपको आराम से मतलब चीजें पढ़नी है, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो वेव्स हमारा हो गया, वेव्स के टाइप्स रहेंगे, वेव्स कैसे कैसे मतलब टाइप्स हो गए इसके, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स होगी। मैकेनिकल वेव्स 2 होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, जिसको आप अनुदैर्ध्य एंड अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। तो वहां से नहीं पढ़ना है, तो आपको चीजें स्टार्टिंग से क्लियर होती आएंगी कि यहाँ ये साउंड वेव आया कहाँ से है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, साउंड वेव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन की, अगर बात करते हैं गति का नियम। तो ये जो टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा मतलब देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब लगता है, अगर किसी स्टेट एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, गति के नियम पढ़ने वाले हैं, और बल एवं उसके प्रकार भी इसी में पढ़ने वाले हैं। तो होता है क्या है कि जो बल के जो प्रकार होते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें क्या है कि उसको ना उसके एग्जाम्पल होते हैं, तो उसको चीजों को रटना नहीं है, उसको सीधे सीधे समझना है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फोर्स ही क्या होता है, अगर आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई सबसे पहले गति के नियम पढ़ने से पहले आप सोचिए कि फोर्स क्या होता है। अगर ऐसे मतलब साइंस को पढ़ना है, तो फोर्स बल क्या होता है, ठीक है। बल क्या है, ठीक है, किसी भी चीज पे आपने, ये वस्तु यहां है, ठीक है, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, बल से क्या निकल के आता है, वर्क।
सपोज करो ये वस्तु है हमारी, ठीक है, ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, इस पे आपने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया, वो भी कौन सा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर आप बैलेंस फोर्स इस पे लगाएंगे ना, बैलेंस्ड, जो इसको बैलेंस कर देगा, तो वो इसको बैलेंस कर देगा, मतलब इसके अंदर इतनी ताकत रहेगी, वो ये डिस्प्लेस नहीं होगी। अगर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी जगह से चेंज हो जाएगा। सपोज करो ये वस्तु यहां से चली और यहां गई, तो ये क्या हो गया, हमारा कार्य, तो बल से ही निकल के आया कार्य। तो ऐसे चीजों को रिलेट करके पढ़ना है आपको, बल से ही कार्य आया, इसी से, ठीक है, इसी से एनर्जी आती है, ठीक है, पावर आती है। तो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बेसिकली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। बल के प्रकार पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई वस्तु, सबसे पहले पहला प्रकार जो होता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम होता है, सपोज करो ये वस्तु है, ये तब तक डिस्प्लेस अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा। मैं भी हूं, अगर मैं भी खड़ा हूं, तो अगर मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाता है तो मैं क्या, अपनी पोजीशन पे खड़ा रहूंगा तब तक कि मेरे पास, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं उस फोर्स को मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, मतलब मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, मैं उसको खत्म कर रहा हूं साथ के साथ। जब तक मेरे पास कोई हाई फोर्स नहीं लगेगा तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करके इधर आ जाऊंगा, तो वो हुआ अनबैलेंस फोर्स। तो तब कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है तब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम होता है। अगर गति के सेकंड नियम की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है कि जो हमारा फोर्स होता है ना, जो हमने फोर्स लगाया है, सपोज करो मैं खड़ा हूं यहाँ पे और मेरे साइड में से किसी ने मुझ में धक्का मारा, इट मीन्स फोर्स लगाया। तो जो फोर्स लगाया ना, वो मेरा जो मास होगा, जो मेरा मास होगा ना, द्रव्यमान होगा, और जो एक्सीलरेशन होगा वो उसके बराबर होता है, ठीक है। आपने, ये हो गया सेकंड नियम। अगर हम थर्ड नियम की बात करते हैं तो कोई भी जो वस्तु है, कोई भी है, तो किसी भी रिएक्शन एंड, मतलब सॉरी मैं रिपीट करता हूं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। सपोज करो अगर मेरे गाल पे किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है, तो जितना थप्पड़ मैंने मारा है तो वापस उसी तरफ से मतलब विपरीत भी प्रक्रिया होती है। तो मैं अगर चलना चाहता हूं जैसे रोड पे, ठीक है, तो मैं भी एक्शन एंड रिएक्शन के ही वजह से चल पा रहा हूं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो ये मैंने शॉर्ट वे में आपको न्यूटन के तीनों नियम मैंने आपको बताए हैं। लेकिन जब आपकी क्लासेस रहेगी बल एवं उसके प्रकार के, तो आपको इन डेप्थ में आपको बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा। जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ना, क्रिकेट की गेंद लपकते समय खिलाड़ी हाथों को पीछे क्यों खींचता है, ठीक है, कि अगर मैं बस में जा रहा हूं, अगर बस ने ब्रेक लिए तो मैं आगे की तरफ क्यों गिर जाता हूं, ठीक है, अगर गाड़ी खड़ी है, अगर वो अकस्मात चल जाती है, मैं जैसे उसमें बैठा हूं, अगर वो इंस्टेंट कोई उसको रेस दे देता है, चल जाती है, तो मैं पीछे की तरफ क्यों गिर जाता हूं, ड्यू टू लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये तीनों उसी से रिलेटेड है। उसके बारे में बात करते हैं, हीट के बारे में। हीट भी काफी अच्छा टॉपिक है और आपको डेफिनेटली अच्छा भी लगेगा ये, क्योंकि इसमें क्या है ना, हम बेसिकली जो थर्मामीटर यूज करते हैं ना, हम बुखार नापते हैं अपना, और हमें कोई भी टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो हम हीट में ही वो सब चीज पढ़ने वाले हैं, ऊष्मा। इसमें तीन, जैसे अगर हम बात करते हैं ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तीन मतलब थर्मामीटर हमारे यूज होते हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। वैसे हम अल्कोहल थर्मामीटर भी यूज करते हैं, ठीक है, पायरोमीटर भी यूज करते हैं। वैसे ये तीन अगर आप ये पढ़ के जाएंगे ना, तो आपको चांसेस होते हैं 80 to 90% आपको इन्हीं फॉर्मूला पे क्वेश्चन मिल जाए। तो एक फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है, वो फॉर्मूला आपको मतलब ऐसे बताया जाएगा कि वो फॉर्मूला आप खुद से ड्राइव करोगे कि एक्चुअल में फॉर्मूला आया कहां से है, मतलब फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। ऐसे नहीं है कि आपको बता दिया कि भाई ऐसे होता है और आप उसको रट रहे हैं और रट के मतलब आप एग्जाम में जाके भूल गए। क्योंकि चीजों को आपको ना मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, सबसे हटके पढ़ना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए ना आप रट के कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि वो हमारे 9th-10th के जो एग्जाम होते थे ना, उसमें हमको पता होता था, या 12th के, कि भाई ये बुक है हमारी, इसी से पूरा एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो उसको रट के हम स्कोर कर लेते थे। तो आप सोचते हैं कि हम कंपटीशन में भी ऐसे ही मतलब स्कोर कर लेंगे, तो बट वो पॉसिबल नहीं है। तब तक आप चीजों को मतलब प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे। अगर मैथ की बात करते हैं, तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ में अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा, ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के अगर आप क्वेश्चन करते हैं, टाइम एंड वर्क के एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके,
आप उस टॉपिक को छोड़ दो। उसके बाद कोई भी बुक लो, उसके क्वेश्चन लगाओ। पहले तो मतलब जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाइए। अगर आप बुक से उसके डेफिनेटली क्वेश्चन बना पा रहे हैं, मतलब सॉल्व आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, ये टॉपिक मेरा ठीक है। उसी तरह आपको साइंस में भी करना है। साइंस में आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना, उसी के साथ साथ मैं ये नहीं बोलता आपको वो बुक लेनी है। कोई भी बुक, किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की आप बुक लो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। अगर बुक भी नहीं ले सकते तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, वो नेट से डाउनलोड करो पीडीएफ। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो चीजें सही पढ़ रहा हूँ। तो आपको भी पता लगेगा कि जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं कि वो आपको कितना यूजफुल हो रही हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने साइंस पहले अगर कभी पढ़ी भी है, तो वो भी ये ना सोचे कि हाँ मैंने तो साइंस पढ़ रखी है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है मतलब देखने की। तो वो भी एक बार ऐसा करें कि वीडियो को देखें, उसके बाद ये देखें कि आपने जो पढ़ा हुआ है ना, तो उनसे कितनी चीजें आपको मतलब एक्स्ट्रा मिल रही हैं। ये मैं डेफिनेटली वादा करता हूँ कि चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। जो आप तक आपने पढ़ा है ना, उससे चीजें आपको एक्स्ट्रा ही मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप ना वीडियो को मतलब देखिए, कोई भी ये मत सोचिए कि भाई हमने साइंस पढ़ ली है, क्योंकि जो साइंस है ना यहाँ पे मतलब आपको पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। ऐसी साइंस हो जाएगी आपकी 2 से 3 मंथ में, तीनों साइंस आपकी खत्म। 1 महीने में फिजिक्स खत्म हो जाएगी अगर डेली अगर मैंने क्लास ली। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये तो मतलब समझ लो कि मतलब रेलवे में तो इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। अगर ग्रुप डी के अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, या एनटीपीसी का, तो अगर साइंस से फिजिक्स से अगर 6 क्वेश्चन आए ना, तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में पूछते हैं कि प्रतिरोध, पैरेलल, सीरीज पे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। सपोज करो ये हमारा रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये हमारी बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। तो सीधा क्वेश्चन ऐसे ना, ये इसके 5 ओम, इसका 5 ओम इसकी वैल्यू है, इसकी 4 ओम है। तो सीधे ना ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले पैरेलल और सीरीज से क्वेश्चन उठते हैं कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, तो आपको आपके जो घर में लाइट यूज हो रही है, अभी आपको मैं कंफर्मली बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे उनको ये भी पता नहीं होगा कि जो हमारे घरों में लाइट होती है, वो जो कनेक्शन होता है वो किस में होता है, बेसिकली सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। तो जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं ना कि भाई जो, अगर हम बात करें कि ये लाइट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, या जो भी हमारे घर में जो वायरिंग है, वो किस चीज में मतलब है, पैरेलल में है, सीरीज में है, या फिर हमारी मोटर किस पे काम करती है, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, फ्रिज कैसे काम करता है। तो ऐसे आप कुछ चीजों को पढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा फिजिक्स में, डेफिनेटली मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है चुंबक के बारे में होता है, इससे सीधे क्वेश्चन उठते हैं। ये भी काफी इजी टॉपिक रहेगा, इसको भी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने लिखा हुआ है। वैसे बेसिकली ये अगर हम बात करें किसी भी बुक का पहला टॉपिक होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि मतलब हमारे जो मात्रक के बारे में बात करते हैं, या विमा आपने सुना होगा, डायमेंशन। ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसको यूनिट, ये सब हमें पढ़नी है, यूनिट एंड मेजरमेंट इसमें पढ़नी है। तो ये दोस्तों जो हमारे हैं कुछ टॉपिक मैंने आपको बताए यहाँ पे। तो ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं जो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा है फिजिक्स में जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, सबसे कठिन लगता है, तो वो आप कमेंट करिए। सबसे पहले मैं वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फिजिक्स आपको ऐसे पढ़ानी है कि आप ना मतलब एकदम ये सोचोगे कि हाँ डिटेल में फर्स्ट टाइम ऐसे साइंस पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक ना अपने चीजों को मतलब पढ़ा होगा कि भाई फर्स्ट लॉ ये है, सेकंड लॉ ये है, थर्ड लॉ क्या है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको प्रैक्टिकली चीजें बताई जाएंगी, जिससे कि आप इजीली मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, और क्वेश्चन अगर कितना भी घुमा के आपसे पूछ रहा है ना, तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो है, और मैं आपको डेली बेसिस पे ऐसे ही क्लासेस लेने वाला हूँ। ये मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो है, मैंने आज कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, बस आपको प्लान बताया है
कि कैसे हम साइंस को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और देखने के बाद में अगर टॉपिक के लिए चाहते हैं तो टॉपिक कमेंट कर दीजिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ताकि मतलब जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देखें, रेगुलर क्लास वो ले पाए, वो भी मतलब पढ़ के मतलब सिलेक्शन कहीं ले पाए, क्योंकि साइंस सबसे हटके आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लान हमारा कैसा है वो भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।